सजेगा, जश्न मनेगा। जोश से हम खेलेंगे, हार को भी झेलेंगे, देखेगा सारा जमाना। अब तक बनी दिल में उमंग, अब तक हम हैं हिम्मत के संग, अब तक जिंदा अपनी लगन, अब तक, अब तक, अब तक। अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले पाकिस्तान और श्रीलंका में जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया सनसनीखेज मैच बारिश की वजह से अधूरा रहा और भारत ने पहले बैटिंग की और 266 रन स्कोर किए थे, लेकिन मुसलसल बारिश की वजह से पाकिस्तान की बैटिंग की नौबत ना आई और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। बिल्कुल, आज लाहौर में इस वक्त बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान मुकाबला जारी है। एशिया कप से जुड़ी खबरों और तज्जियों के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन है जुनून अब तक, जिसे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ सनिया मलिक। हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं अब तक न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उबैद से बात कर लेते हैं। उबैद, भारत के खिलाफ कल मैच मुकम्मल नहीं हो सका था और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला था। 267 रन का स्कोर पाकिस्तान के लिए 50 ओवर्स में मुश्किल हदफ नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सनिया, कल का मैच जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा और अगर पूरा होता तो मज़ीद दिलचस्पी थी इसके अंदर लोगों की और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पूरा मैच होता और उसका कोई रिज़ल्ट निकलता, चाहे वो पाकिस्तान जीतता या इंडिया जीतता। जहाँ तक आपने बात की स्कोर की, तो स्कोर एक फाइटिंग टोटल था और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन थी और गेंद स्विंग हो रहा था, बारिश हो रही थी, कंडीशन जो है वो सूट कर रही थी फास्ट बॉलर्स को। जिस तरह हमने देखा कि पहली इनिंग में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जैसे शाहीन शाह अफरीदी को ले लें, नसीम शाह को, हारिस रऊफ को, तीनों ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और बीच में मिडल ओवर्स में जो स्पिनर्स थे तो उनकी वजह से थोड़े रन ज़्यादा हो गए। 250 के आसपास जो है वो इंडिया को रोक लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया। बहरहाल स्कोर ऐसा था कि पाकिस्तान चेज़ भी कर सकता था, लेकिन मुश्किलात ज़रूर होती। अगर ऊपर से एक दो विकेटें जल्दी गिर जाती तो फिर पाकिस्तान के लिए ये स्कोर जो है वो बड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। मैच नहीं हो सका कंप्लीट और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर 4 में क्वालिफाई कर गया और पाकिस्तान की सीट जो है वो पक्की हो गई। इंडिया को अब अगले मैच में नेपाल को हराना है और नेपाल को हराने के बाद इंडिया की टीम भी सुपर 4 में पहुँच जाएगी। तो ये कल के मैच की सूरत हाल थी। बहुत सारी चीज़ें हुई उसके अंदर। बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर भी बात की गई, प्लेयर्स की रोटेशन के ऊपर, जो जिस तरह से बॉलर्स को इस्तेमाल किया गया उसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली और इतनी ख़राब कारकर्दगी नहीं रही। जो स्कोर पाकिस्तान ने सोचा था शायद उसके करीब जो है वो उन्होंने इंडिया को जा लिया। इंडिया ने शायद ये सोचा होगा कि वो पहले बैटिंग करते हुए 300+ स्कोर बनाएंगे और पाकिस्तान की टीम को जो है वो मुश्किल में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक मौके पर नज़र ये आ रहा था कि इंडिया की टीम जो है वो 300 तक पहुंच सकती है। जब ईशान किशन और पांड्या बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त ये लग रहा था कि इंडिया की टीम जो है वो 300+ जा सकती है, लेकिन फिर बड़े अच्छे तरीके से काबू किया आखिरी ओवर्स में हमारे फास्ट बॉलर्स ने और इंडिया की विकेटें गिराई, जिसकी वजह से इंडिया जो है 266 रन तक ही पहुंच पाया था। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की अभी उबैद, बुशरा से मैं बात करना चाहूँगा। बुशरा, अभी जैसे अभी उबैद ने कहा कि एक वक्त था कि वाकई स्कोर जो है वो इंडिया का 300 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। शुरू में विकेटें आया गिरी, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर थी उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जम गए, अच्छा खेला, लेकिन उसको कंट्रोल किया। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस इस तरह से सामने आ रहे हैं कि उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। हालांकि उन्होंने अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई और स्कोर इतना बढ़ नहीं सका। आपको क्या लगता है क्यों उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था? कप्तानी के हवाले से उनकी क्या कहेंगी कल के मैच का स्पेसिफिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ज़ीशान, बाबर आजम की जहाँ पर कप्तानी की तनकीद है उस पर भी बात करूँगी, किसी हद तक थोड़ी सी जायज़ है, लेकिन अच्छा। सबसे पहले जो तनकीद बनती है या सवाल उठता है वो सिलेक्शन के ऊपर उठता है। आपके सामने फ़हीम अशरफ की सूरत में एक ऑप्शन मौजूद है और अफगानिस्तान सीरीज़ में जो है वो आप उनकी परफॉर्मेंस भी देख चुके हैं, ऑलराउंडर हैं, अच्छा ऑप्शन था आपके पास नवाज की जगह, तो मेरे ख्याल में आपको ये आजमाना चाहिए था और फ़हीम अशरफ को मौका देना चाहिए था। मैं ये कहूँगी कि बाबर आजम की जहाँ पर कैप्टेंसी की बात की तो बहुत बुरी कैप्टेंसी नहीं थी उनकी,
उन्होंने उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया। जैसे अभी उबैद भी बता रहे थे कि एक वक्त ऐसा था कि जब लग रहा था कि 300 इंडिया क्रॉस कर जाएगा या 300 को टच कर लेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं पर रोटेशन करके इस चीज को कवर अप किया गया। फिर बाबर आजम की कैप्टेंसी से अलग अगर हम देखें तो फील्डिंग ने कल हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा किए। इंडिविजुअल जाहिर सी बात है, कल भी हम बात कर रहे थे कि इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं वर्कआउट करने की, जहां पर आप इस तरह के प्रॉब्लम को खास तौर पे फील्डिंग के मसाइल पर काबू पा सकते हैं। लेकिन जहां पर मैं बाबर की कैप्टेंसी की बात कर रही हूं, वहां पर मुझे ये गलती नजर आई कि जहां पर इंडियन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहा है वहां पर नवाज को लगाने की क्या जरूरत है। जाहिर सी बात है फिर वो उसको अच्छे से खेलेगा। लेकिन जहां पर मैं ये कहूंगी कि बाबर ने आगा को इस्तेमाल किया है बॉलिंग में, वहीं पर इफ्तिखार को मौका क्यों नहीं दिया गया। एक आध ओवर देकर देखते, क्योंकि इफ्तिखार भी एक हमारे सीनियर और एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, चाहे वो विकेट ना लेते लेकिन वो स्कोर को रोक कर भी आपको फायदा दे सकते थे। तो मेरे ख्याल में इस सूरत में बाबर को एक तजर्बा जरूर करना चाहिए था कि इफ्तिखार के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करते, जो कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बाबर के ऊपर इतनी तनकीद नहीं बनती के ऊपर बाबर को जो है वो भरोसा है ही नहीं। पहले भी हमने देखा कई मौकों पर, आप T20 वर्ल्ड कप में देखें या उससे पहले सीरीज पर, तो इफ्तिखार को कहीं पर आजमाया जाता ही नहीं है बाबर की तरफ से बॉलिंग में। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज है जिसमें मैं कह रही हूँ कि बाबर को थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा अपने प्लेयर्स के ऊपर। जाहिर सी बात है इफ्तिखार एक सीनियर खिलाड़ी हैं और ऐसा नहीं है कि उनकी गेम बुरी है, थोड़ा सा मौका देकर देखते तो मेरे ख्याल में फायदा ही होना था। और अब आगे के लिए बाबर को, जहां पर ये तनकीद की जा रही है, बाबर को देखना चाहिए इस तनकीद को कि कहां पर ये मुझसे गलतियां हुई हैं और कहां पर मुझे दुरुस्त करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जहां पर ये इस तरह के मसाइल आते हैं कि आपका पहले तो बात यह है कि जब 66 आपका स्कोर था और 4 विकेट्स लूज कर गया था इंडिया, तो वहां पर इस प्रेशर को कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि इस प्रेशर को उसी सूरत में कंटिन्यू किया जा सकता था कि आप अपने फास्ट बॉलर को मजीद जो है वो ओवर दे देते। लेकिन बहरहाल स्पिनर को भी लगाना था, उन्हें भी इस्तेमाल करना था, उसमें भी अगर आप वैरायटी ले आते तो ये हमारे लिए बड़ा फायदा हो जाना था। तो अगर हम कल की बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, तो उन्होंने 35 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी और मैच में शाहीन ने ये एजाज भी अपने नाम किया है कि वो पहले बॉलर हैं जिन्होंने किसी वनडे मैच में एक इनिंग्स में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को बोल्ड किया है। बिल्कुल, शाहीन की बॉलिंग कल बड़ी ज़बरदस्त रही और उन्हें जिस तरह से सपोर्ट मिली नसीम शाह और हारिस की तरफ से, तो उससे शाहीन को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। और जैसे मैच के बाद उन्होंने बात करते हुए कहा भी कि नसीम ने और हारिस रऊफ ने जिस तरह से दूसरी तरफ से उन्हें सपोर्ट किया, तो एक एटमॉस्फेयर बना और शाहीन को विकेटें मिली। शाहीन ने शुरू से ही कोशिश की थी कि वो अटैक करे और अटैकिंग में जाकर जो है वो, हालांकि उसके ऊपर थोड़ा रन्स भी हुए। रोहित आउट ऑफ फॉर्म है, पिछले मैचेस अगर रोहित के उठाकर देखें तो वो कुछ बहुत ज़्यादा रन्स बनाते हुए नहीं आ रहे। हाँ, विराट कोहली की तरफ से मुझे कल भी परेशानी थी और कल बल्कि इससे पहले भी जो हमारा प्रोग्राम हुआ उसमें भी बात हो रही थी, तो मैं यही कह रहा था कि अगर पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा ख़तरा है तो वो विराट कोहली हैं। तो विराट कोहली को जल्दी आउट करना जो है वो काफ़ी अहम था और ये काम शाहीन शाह अफरीदी ने किया। फिर पांड्या जो कि विकेट पर खड़ा हुआ था, 80 से ज़्यादा रन उसने बनाए और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई उसने ईशान किशन के साथ, तो उसकी विकेट भी ली। तो पांड्या ने भी हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो स्कोर किया है, तो उसको भी आउट करना शाहीन के लिए बड़ा ज़बरदस्त था। तो शाहीन की परफॉर्मेंस कल बहुत अच्छी रही। बल्कि ओवरऑल अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो हमारे फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। स्पिनर्स के ऊपर जो है वो ज़रूर बात हो रही है कि स्पिनर को जिस तरह से यूटिलाइज़ किया गया, उसके ऊपर शादाब को अगर देखें 9 ओवर शादाब से कराने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर नसीम शाह का 1 ओवर बच गया, उससे 9 ओवर्स कराए गए। हालांकि नसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसके 10 ओवर्स पूरे कराने चाहिए थे, लेकिन कप्तान ने जो है स्पिनर्स को ज़्यादा ओवर दिए, वो भी उस वक्त में जब उन्हें रन्स पड़ रहे थे। क्योंकि भारत जो है एक ऐसी टीम समझी जाती है जो कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, तो स्पिनर्स के लिए कोई स्पेशल प्लान जो है वो मुझे लगता है कि हमारी टीम की तरफ से शायद नहीं बनाया गया था। लेफ्ट हैंडर, जैसे कि अभी बुशरा ने भी कहा कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहे थे, तो उनके सामने नवाज़ को लाया गया। अगर ये चीज़ें देखी जाती
खैर बाहर बैठकर तनकीद करना आसान होता है, हम बाहर से देख रहे होते हैं, लेकिन कप्तान फील्ड में होता है या दूसरे प्लेयर जब फील्ड में होते हैं तो वहाँ सिचुएशन कुछ और होती है। लेकिन इसके ऊपर मेरे ख्याल में आगे ज़रूर वर्क करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे इसी टूर्नामेंट में आगे भी मैचेस आएंगे। अच्छा, अभी आपने जैसे बात की इफ्तिखार के हवाले से बात हुई, तो ये बताइएगा उबैद के इफ्तिखार के ऊपर जो है बाबर को क्यों आपको लगता है ट्रस्ट लेवल का इशू है, और फ़हीम अशरफ को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा उस हवाले से जिस तरह बुशरा ने सवाल उठाया, आप क्या कहेंगे? देखिए, फ़हीम अशरफ की जगह ज़रूर बनती थी इस मैच में, ख़ासतौर से कंडीशंस को देखें, क्योंकि जिस तरह का वेदर था और जिस तरह की कंडीशन थी तो वहाँ पर फ़हीम अशरफ को बॉलिंग में ज़रूर मौका देना चाहिए था अगर वो टीम में होते, लेकिन उन्हें 11 में नहीं रखा गया था। और नवाज़ ज़ाहिर टीम में थे तो फिर उनसे बॉलिंग भी करानी थी, क्योंकि वो 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स में हैं, तो नवाज़ को बॉलिंग देना ज़रूरी था, क्योंकि आपके पास जो है फिर ऑप्शन कम थे। अगर आपने इफ्तिखार को भी नहीं यूज़ करना, सलमान आगा से अभी आपने बहुत ओवर कराए, कम ओवर कराए, तो ऐसी सूरत में फिर जो है नवाज़ का ओवर कराना बनता था। लेकिन इफ्तिखार की जहाँ आपने बात की तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार को जो है कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। इफ्तिखार को हमने देखा है जब वो लीग क्रिकेट में खेल रहे होते हैं तो वहाँ भी बॉलिंग कराते हैं, PSL में हमने देखा या BPL में वो खेले, वहाँ भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो अब कप्तान को चाहिए कि वो इफ्तिखार की बॉलिंग को भी यूज़ करें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने बहुत कम देखा है कि इफ्तिखार को बॉलिंग दी गई हो। तो सारे ऑप्शन यूज़ करने चाहिए। जब आपके पास विकेट नहीं आ रही, जब बैट्समैन सेट हो गए हैं, तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए आपको मुख्तलिफ ऑप्शन आजमाने पड़ते हैं। कल बाबर ने कोशिश ज़रूर की, वो शाहीन अफरीदी को भी बीच में लाए, सलमान अली आगा को भी उन्होंने बॉलिंग दी, लेकिन अगर एक आध ओवर दिया जाता इफ्तिखार को तो शायद वो ओवर्स वो रन्स जो है वो ज़रूर रोकने की कोशिश करते अगर विकेट ना भी मिलती, जैसे बुशरा ने कहा। ठीक है उबैद, बॉलर्स के इस्तेमाल पर भी कई माहिरीन ने कल तनकीद की है, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हम बुशरा का मौक़िफ़ भी जानेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अब तक में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से उबैद अवान और इस्लामाबाद से बुशरा गुल। बुशरा, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कल के मैच में हमने कुछ जो फील्डिंग मसाइल हैं उनको भी डिस्कस किया था और उन पर भी काबू पाने की ज़रूरत है, और बॉलर्स के इस्तेमाल पर कई माहिरीन ने तनकीद की है। हत्ता कि साबिक कप्तान मोइन खान भी कह रहे थे कि फास्ट बॉलर्स के ओवर्स जल्दी करा देने चाहिए थे। क्या बाबर को ऐसा करना चाहिए था? देखें जी, फील्डिंग के मसाइल पर तो मेन बात बनती है कि फील्डिंग के कल बहुत से फ्लॉप हुए हैं जहां पर हमने नुकसान भी उठाया है, क्योंकि अगर हम फील्डिंग पर काबू पा लेते तो शायद इंडिया का इससे भी कम स्कोर होता। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, जहां पर आपने बॉलर्स की बात की, तो फास्ट बॉलिंग अटैक माशाल्लाह से हमारा बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने इंडियन बैट्समैन को तंग किया है, उनकी विकेट्स ली हैं, सारा क्रेडिट ही फास्ट बॉलर को जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वही हम बात कर रहे हैं कि मज़ीद ओवर्स अगर फास्ट बॉलर से करवाए जाते तो मज़ीद बेहतरी भी हो सकती थी। बहरहाल वही बात आती है कि उबैद की बात से भी इत्तफाक करूंगी कि हम बाहर बैठे हुए हैं, चीज़ को जज कर रहे हैं, तनकीद कर तो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर कैप्टन क्या देख रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये एक अलग बात है। लेकिन वही बात आ जाती है कि जिस तरीके से मैं ये कहूँगी, पहले स्पेल के बाद दूसरा जो स्पेल था उसमें शाहिनशाह अफरीदी ने जो पहली विकेट ली थी रोहित शर्मा की, किस तरीके से उन्होंने रोहित शर्मा को ट्रैप किया है, किस तरीके से बॉल की वैरायटी उन्होंने दिखाई है। इन स्विंग आउट स्विंग की मैं बात कर रही थी कि उन्होंने वो जो तरीका इस्तेमाल किया और इस तरीके से ट्रैप करके उन्होंने विकेट ली, वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। तो मेरे ख्याल में शाहिनशाह अफरीदी से क्या बल्कि तमाम जो हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक है इस टाइम, इंडियन जो प्लेयर्स हैं काफ़ी खौफजदा थे भी और हैं भी अब आगे के लिए। बाकी भी जो टीमें हैं उनको भी, उनके लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी बॉलिंग लाइन जो है वो उनको फेस करना सबके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आगे के लिए देखना होगा, क्योंकि इंशाल्लाह एक बार फिर हमारा इंडिया के साथ टाकरा होगा 10 तारीख को, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी कि बिलफर्ज अगर हम पहले बैटिंग की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, हमने क्या करना है हमारे बैट्समैन को, क्योंकि बॉलर्स ने
तो जो करना था वो कर दिया और बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन स्टिल मैं कहूंगी कि फील्डिंग के मसाइल पर काबू पाने की जरूरत है और इसके लिए इंडिविजुअल हर प्लेयर को काम करना होगा। ठीक है बुशरा। अच्छा उबैद, टॉस जिस वक्त हुई उस वक्त दोनों ही कप्तानों से जब बात हुई तो दोनों का ये कहना था, इंडिया ने तो ज़ाहिर टॉस जीता था तो उन्होंने तो पहले बैटिंग का फैसला कर लिया, लेकिन जब बाबर से बात हुई तो बाबर का भी यही कहना था कि अगर हम टॉस जीते तो पहले हम बैटिंग लेते हैं। अब एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि मैच के बाद आपको कुछ समझ आया कि इसके पीछे लॉजिक क्या थी? हालांकि जाहिर है पहली जो इनिंग्स थी उसमें तो बॉलर्स को कंडीशंस और विकेट से काफ़ी मदद मिली। देखिए जियान, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स थे और इंडिया का पहले बैटिंग करना समझ इसलिए आया कि एक तो उन्हें अंदाज़ा था कि दूसरी इनिंग में बारिश हो सकती है, क्योंकि बारिश होने से एक तो ये होता कि पहले जिस टीम ने बैटिंग की तो बाद में बैटिंग करने वाली टीम के ओवर्स कम होते हैं। जब ओवर्स कम होते हैं तो रन्स इतने ज़्यादा कम नहीं होते, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको चेस करना। दूसरी वजह जो मुझे समझ आई वो ये कि पाकिस्तान टीम जो है वो चेस में थोड़ा कमज़ोर है और हमने कई दफ़ा देखा वनडे क्रिकेट के अंदर ख़ास तौर से कि T20 में तो हम कर जाते हैं, लेकिन वनडे में हमारी विकेटें अगर पहले गिर जाएं तो फिर थोड़ा टीम फंस जाती है और कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए कंडीशन मददगार थी, तो वहाँ पर शायद हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाता अगर हम दूसरी इनिंग में चेस करने के लिए जाते। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग दी। पाकिस्तान की तरफ से भी यही कहा गया, बाबर आजम ने कहा कि हम पहले बैटिंग करते, तो शायद वो भी यही सोच रहे थे कि बाद में बैटिंग जो है, एक तो फ्लड लाइट्स में बैटिंग करना थोड़ा सा इस ग्राउंड पर जो है वो मुश्किल था और उसके बाद बारिश जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर था कि दूसरी इनिंग में बारिश की पेशन गोई थी, तो उसको सामने रखते हुए दोनों कप्तानों की ये कोशिश थी कि वो पहले बैटिंग करते। बहरहाल वो सबके सामने है कि बाद में बारिश जिस तरह से हुई तो दोबारा इनिंग शुरू ही ना हो सकी और पाकिस्तान की इनिंग ख़त्म हुई। मैच ख़त्म होने के बाद भी रात गए तक वहाँ पर बारिश होती रही, तो कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोनों कप्तानों की कोशिश यही थी कि वो पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर बनाते और फिर दूसरी इनिंग में क्योंकि गेंद स्विंग हो रहा था तो उससे फ़ायदा उठाकर जो है वो आउट करने की कोशिश करते। ठीक है बुशरा, हमने देखा कि कई माहिरीन जो है वो ये तजवीज़ दे रहे थे कि जो मोहम्मद नवाज़ हैं उनकी जगह चौथा मीडियम पेसर खिलाना चाहिए था और फ़हीम अशरफ की जगह बनती थी टीम में। क्या अगले मैच में पाकिस्तान को कोई तब्दीली करनी चाहिए, आप क्या समझती हैं? बिल्कुल जी, आप देखें टॉप 4 के लिए तो क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमें आगे के लिए जो है वो अपना स्क्वाड जो है वो तगड़ा तैयार करना है और बड़ी तब्दीलियां बहुत ज़्यादा ना करें, लेकिन जहां पर बनती है तब्दीली, ख़ास तौर पर जैसे नवाज़ की बात करें, नवाज़ की सूरत में तो नवाज़ के साथ भी इंसाफ करें। अगर वो नहीं चल पा रहे हैं तो इस तरह की ज़बरदस्ती ना करें। एक तो टीम को भी नुकसान हो रहा है, दूसरा वो खुद भी इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नुकसान उठा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि छोटे लेवल की अगर कोई तब्दीलियां बनती हैं तो वो ज़रूर अगले मैच में करनी चाहिए बाबर आजम को। ठीक है। अच्छा उबैद, मैं सवाल करना चाह रहा था लेकिन वो ज़ाहिर बुशरा की तरफ चली गई हमारी बातचीत। ये जो बारिश हुई कैंडी में, ज़ाहिर मैचेस हो रहे हैं, बारिश ने कल का एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था उसको ज़ाहिर डिस्टर्ब किया। ये जो शेड्यूल होते हैं मैचेस, उससे पहले क्या ये देखा नहीं गया था कि कैंडी में इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या है, बारिशें मुसलसल वहाँ हो रही हैं, 80% चांसेस थे बारिश होने के उस दिन। देखिए जीशान, कैंडी में ये मैचेस शेड्यूल नहीं थे, ये मैचेस तमाम जो है वो पाकिस्तान में शेड्यूल थे, जो ओरिजिनल शेड्यूल था एशिया कप का, तो उसमें मेज़बानी पाकिस्तान को मिली और आज भी मेज़बानी पाकिस्तान ही कर रहा है, लेकिन सिर्फ इंडियन टीम के ना आने की वजह से ये मैचेस जो है वहाँ पर ले जाए गए और उसमें बहुत सारी बातें और भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कल नजम सेठी ने एक ट्वीट किया और उनका ये कहना था कि सियासत जो है वो हावी आई, क्योंकि मैचेस ये पाकिस्तान में होने थे, फिर उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि ये मैचेस जो है वो यूएई में करा लिए जाएं, क्योंकि उस वक्त वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी है तो उसको वो हेड कर रहे थे नजम सेठी, तो उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि ये मैचेस जो है वो यूएई में कर लिए जाएँ अगर पाकिस्तान में आकर इंडिया की टीम नहीं खेल सकती, क्योंकि यूएई में इससे पहले भी इसी सीज़न के अंदर जो है वो क्रिकेट होती रही है। बिल्कुल। तो इंडिया की तरफ से ये उसके ऊपर जो है वो नुक्ता आया था कि नहीं वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि इसी सीज़न में जो है वो यूएई में आईपीएल भी हुई थी
और गुज़िश्ता जो एशिया कप था वो भी इसी सीज़न में हुआ था, तो गर्मी तो उसी तरह की है, लेकिन उसको जो है वो काउंटर किया था और श्रीलंका को दानिस्ता तौर पर सियासी मफादात के लिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो इस वक्त जे शाह हैं जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के और प्रेसिडेंट है इस वक्त वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो उन्होंने जाकर अगले टर्म में वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आईसीसी के सदर के लिए इलेक्शन लड़ें। तो आईसीसी के सदर के इलेक्शन के लिए उन्हें वोट चाहिए, तो श्रीलंका और बांग्लादेश को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने जो है वो कुछ ऐसे इकदाम किए कि श्रीलंका को उसका फ़ायदा हो। तो श्रीलंका को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसका वोट हासिल करने के लिए उन्होंने ये मैचेस जो है वो श्रीलंका में कराने को एक्सेप्ट किया था। तो उसकी वजह से ये मैचेस गए श्रीलंका में। तो कैंडी में बारिशें होती हैं इस सीज़न में और ये अब इसके ऊपर जो है काफ़ी तनकीद की जा रही है श्रीलंका में भी और इंडिया में भी। इंडियन मीडिया को आप देखें तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि जिस तरह का रवैया अपनाया गया है इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, उससे खुद इंडियन क्रिकेट टीम को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल जाहिर है, जब इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, मैचेस होते हैं, तो तकरीबन सभी लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैचेस को प्रॉपर देखा जाए और अगर इस तरह बारिश से वो मुतासिर होते रहें तो ज़ाहिर है पूरे टूर्नामेंट का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। इस हवाले से मज़ीद भी बातचीत करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो यहाँ ब्रेक ले लें, उसके बाद वापस आएंगे। और प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। उबैद, हम ब्रेक पर जाने से पहले कुछ मौसम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और ये भी बात हुई कि ये टूर्नामेंट को क्यों पाकिस्तान से ले जाया गया। एशिया कप का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही शेड्यूल था, जहां ऑब्वियसली मौसम का इस तरह से कोई ऐसा इशू नहीं था, इन मौसमों में हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैचेस श्रीलंका हमें मजबूरन ले जाने पड़े और जो मेन वजह थी, जो बुनियादी वजह थी, वो ज़ाहिर है भारत का इनकार था कि जो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है, भारत में भी इस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता, भारतीय टीम यहाँ आ जाती तो वो प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि भारतीय टीम भी अब काफ़ी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है इस टूर्नामेंट में। देखिए जिशान, पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोई भी इंटरनेशनल टीम ना आए या आने से इनकार कर दे, क्योंकि यहाँ पर हम तमाम टीमों को ही यहाँ पर खेलते हुए देख चुके हैं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तमाम टीमें जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं और खेल चुकी हैं। सिर्फ इंडिया की टीम ऐसी है कि वो नहीं आती और वो जानबूझकर ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है, क्योंकि बीसीसीआई से जब भी बात की जाती है तो वो कहते हैं जी हम तो आने को तैयार हैं, हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करती। और गवर्नमेंट का अलाउ न करना जो है वो कुछ सियासी मकासद हैं उसके पीछे, और तमाम दुनिया को पता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह से राइवलरी चल रही है या किस तरह से एक दूसरे को जो है वो बातचीत कभी जो है मुज़ाकरात पर नहीं आते। पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश होती है, पाकिस्तान ने हमेशा से ये ऑफ़र की है कि आएँ, टेबल टॉक करें, बैठें और जो भी मसाइल हैं उसको मिलकर हल किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जो है वो पीस का पैगाम दिया गया है, लेकिन इस चीज़ को जो है वो भारत नहीं मानता और वो हमेशा अपनी हठधर्मी पर कायम रहता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे सियासी मैदान हो। यही चीज़ जो है वो क्रिकेट को भी असरअंदाज कर रही है और सब ने देखा कि अब एशिया कप में भी उसके ऊपर जो है वो बात हुई काफ़ी, और इंडिया में इस वक्त तनकीद हो रही है बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि इस वक्त बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो जे शाह हैं और जे शाह जो है वो अमित शाह के बेटे हैं, जो कि मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में। तो वो एक जो एस्पेक्ट है पाकिस्तान मुखालफत का वो वहाँ से आ रहा है और उसको लेकर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कोशिश की जाती है कि जहाँ भी हो सके, जहाँ ज़िक्र पहुँचाई जा सके, वो वहाँ पर वो अपना किरदार अदा करते हैं। और एशिया कप में भी यही हुआ कि उनकी पूरी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान में एक भी मैच ना हो, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो नजम सेठी को ज़रूर जाता है कि जिन्होंने कोशिश की और एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया। हालांकि इस हाइब्रिड मॉडल में जो है वो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं इस टूर्नामेंट को शेड्यूल करने में, इसको अरेंज करने में, और पाकिस्तान टीम को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर है और नंबर 1 टीम को आप कभी भी इस तरह से बाहर नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए,
लेकिन इंडिया ने हमेशा मुखालफत की इसकी। और एशिया कप के मैचेस अगर आज पाकिस्तान में तमाम मैचेस हो रहे होते तो कल का मैच जो है वो बारिश से मुतासर ना होता, या अगले मैचेस जो कि श्रीलंका में होने हैं तो वहाँ पर मौसम मज़ीद जो है वो इस ऐसे जो सीज़न चल रहा है तो बारिशें मज़ीद वहाँ पर मुतवक्के हैं। तो मेरे ख्याल में ये मैचेस अगर पाकिस्तान में होते या पाकिस्तान में नहीं हो सकते थे तो यूएई में करा लेते तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता तमाम टीमों को बशमूल इंडिया। जी ठीक है बुशरा, जैसे उबैद बात कर रहे हैं एशिया कप के जो मौजूदा स्केड्यूल है उसकी वजह से पाकिस्तान टीम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अगस्त में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए श्रीलंका का सफ़र किया, फिर वापस मुल्तान आई और फिर नेपाल के खिलाफ मैच के बाद फिर कोलंबो, भारत के खिलाफ खेलकर लाहौर का सफ़र और फिर वापसी श्रीलंका जाना है। मतलब थका देने वाली मुसलसल ट्रैवलिंग खिलाड़ियों पर कितना असर डालती है? बिल्कुल संज्ञा, मैं ये कहूँगी कि एक्स्ट्रा प्रेशर का नाम इसे दूंगी ज़रूर है, लेकिन अब जो है हमें इसे पार्ट ऑफ जॉब लेना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को, क्योंकि देखें अब वही बात आती है कि अब ज़रूर थकावट तो जाहिर सी बात है, इतना ट्रैवल है होगी, लेकिन सबसे की जो मेन रीज़न बना वो यही हाइब्रिड मॉडल की वजह से ही हम इस चीज़ में फंसे, वरना ये सिचुएशन शायद ना बनती। लेकिन बहरहाल अब खिलाड़ियों को इसको फेस करना होगा और अपनी परफॉर्मेंस को भी कंटिन्यू रखना होगा। तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को साइड पर रख कर, अपने माइंडसेट को फ्रेश रख कर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस भी दें और एशिया कप में जो है आपकी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की खासी बेहतर होनी चाहिए। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम टीमें ही इसमें सफ़र कर रही हैं सिवाय इंडिया के, बाकी टीमें भी जो है वो पाकिस्तान भी आ रही हैं, फिर उसके अलावा श्रीलंका भी जाएंगी। तो अब जो है वो इसको पार्ट ऑफ जॉब समझकर आगे की तरफ निकलना चाहिए कि परफॉर्मेंस हमने क्या देनी है। अफगानिस्तान या बांग्लादेश के खिलाफ होगा सुपर 4 मरहले में, तो ज़ाहिर हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। क्या इस मैच में बेंच स्ट्रेंथ को चेक करना चाहिए आपको लगता है, या फिर जो कॉम्बिनेशन है अभी उसी को हम कैरी ऑन करें, नहीं चढ़ा जाए इसको? जी मेरे ख्याल में बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है एक तो मुसलसल ट्रेवल जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान टीम कर रही है और उस वजह से भी थकावट का शिकार है। फिर जो खिलाड़ी मुसलसल खेल रहे हैं उनको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, और जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं उन्हें भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले जो मैचेस हैं वो हमारे फिर टफ हैं, क्योंकि हमने अभी इंडिया के खिलाफ और मैच खेलने हैं, श्रीलंका जो कि अच्छी टीम है उसके खिलाफ खेलने हैं, फिर बांग्लादेश या अफगानिस्तान में से जो टीम आती है तो उसके खिलाफ भी हमारे मैचेस होंगे। तो आगे हमारा शेड्यूल जो है वो बहुत टफ हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें जो है ये आखिरी टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप से पहले, फिर वर्ल्ड कप के लिए जो है वो हमें मज़ीद कहीं ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि हम अपने खिलाड़ियों को जो है वो चेक कर सकें। तो मेरे ख्याल में अगले मैच में ज़रूर आजमाना चाहिए, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो बहुत कम चेंजेस करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे पास मौका ज़रूर है कि वो इस चीज़ की तरफ जा सकते हैं। एशिया कप में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने, मैच की क्या सूरत हाल है और किस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको? बिल्कुल बुशरा क्विकली बताइएगा क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है। बिल्कुल जी, अभी तक अगर हम बांग्लादेश की परफॉर्मेंस देखें तो बांग्लादेश बड़ा संभल कर खेल रही है अफगानिस्तानी टीम को। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम भी बड़ी अच्छी प्रोफेशनल टीम है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से बांग्लादेश ने आगाज़ किया है वो बड़ा अच्छा है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्रिकेट ऑन द डे गेम है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश बॉलिंग में क्या करता है। ठीक है बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुख्तसर वक्त में ये सारी बात बताई और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, टूर्नामेंट इस वक्त जारी है। उबैद और बुशरा आप दोनों हमारा साथ देते हैं हमेशा, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट जीतेगा और एक नए आज़्म और एक नए वलवले से वर्ल्ड कप का सामना करेगा, इंडिया जाएगा और इंशाल्लाह वो ट्रॉफ़ी भी जीत कर आएगा। वक्त ख़त्म हो गया है, हमें इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।